In a verdict that is historic in every sense of the word, the Supreme Court of India has given a green signal to a couple to carry out passive euthanasia on their 32-year-old son. The order, the first of its kind ever since the apex court legalized passive euthanasia in the year 2018. The case is of a 32-year-old man, Harish Rana, who has been in a vegetative state for 13 years of his life. His prime lost while lying in comatose after an accident that left him incapable of any movement. The court, while expressing its sympathies and the judges themselves being teary-eyed, pronounced the verdict, allowing the parents of Harish to withdraw his nutritional support. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरीश राणा नाम के एक व्यक्ति को अभी पैसिव यूथनेशिया ग्रांट कर दिया। अब जैसे ही ये बात हमारे इंडिया के मीडिया को पता लगी, सोशल मीडिया को ये बात पता लगी, हमारे सोसाइटी में ये बात पता लगी, एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि क्या भारत के अंदर जो पैसिव यूथनेशिया है ये अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई ऐसी डिबेट सर्कुलेट होती है तो हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पैसिव यूथनेशिया टॉपिक के ऊपर जो डिबेट चल रही है, हो सकता है कि हमारे एग्जाम के अंदर इससे आर्गुमेंट राइटिंग पूछ ली जाए। तो इस सेशन के अंदर हम आर्गुमेंट देखने वाले हैं पैसिव यूथनेशिया के ऊपर। बट इससे पहले कि मैं आर्गुमेंट को स्टार्ट करूं, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में। देखो, जब भी आप आर्गुमेंट लिखते हो तो ऊपर आपको क्या करना होता है, इस तरीके का एक हेडिंग लिखना होता है। हेडिंग के बाद आपको एक इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। फिर आपको आर्गुमेंट इन फेवर एक हेडिंग लिखनी होती है जिसके अंदर मिनिमम 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। फिर आप क्या करते हो, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट लिखते हो एंड फिर इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं एंड देन लास्ट में आप क्या करते हो, एक कंक्लूजन लिखते हो। तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारा कोई भी टॉपिक है अगर सीएपीएफ में आर्गुमेंट पूछा गया है तो कुछ इसी तरीके से हम उस चीज को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे पैसिव यूथनेशिया है क्या। तो इंट्रोडक्शन की, देखो इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसका बड़ा कॉमन सा तरीका है जो कि मैं हर बार यूज करता हूं, वो है आप करंट अफेयर की न्यूज से यूज करो। देखो, अभी हम सभी को पता है कि जो हरीश राणा है इनको क्या किया गया है, ये पैसिव यूथनेशिया ग्रांट किया गया है, किसके द्वारा। तो आप बोलोगे कि ये ग्रांट किया गया है सर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली लाइन स्टार्ट ही इसी से करेंगे। हम लिखेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है क्या, तो पैसिव यूथनेशिया फॉर द हरीश राणा। अब हरीश राणा कौन है, तो हरीश राणा अ मैन जो कि वेजिटेटिव स्टेट में काफी लंबे टाइम से सफर कर रहे थे। अब ये वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, तो एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर इंसान जिंदा तो होता है लेकिन उसकी खुद के बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, वो अनकॉन्शियसनेस रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के स्टेट में एक पर्सन थे जिनका नाम था हरीश राणा, और वो हरीश राणा लंबे टाइम से थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथनेशिया क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब जब कोर्ट है ना, उसने जब ये परमिट किया, कोर्ट परमिटेड विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट अंडर एस्टैब्लिश लीगल गाइडलाइंस, मतलब कि सरकार ने एक लीगल गाइडलाइन जारी किया जिसमें सरकार ने कहा कि ठीक है, इनकी जो लाइफ है ना, उस लाइफ को क्या किया जा सकता है, अब खत्म किया जा सकता है, मतलब इनकी जो सपोर्ट है, लाइफ के सपोर्ट को, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। अब जैसे ये पैसिव यूथनेशिया आया ना, अब लोगों के बीच में इसको लेकर के ये उठने लगेगा कि ये पैसिव यूथनेशिया है क्या। देन देखो, यहां तक तो हमारी करंट अफेयर की न्यूज थी जो कि हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है पैसिव यूथनेशिया फॉर द हरीश राणा, एक ऐसा इंसान जो कि वेजिटेटिव स्टेट में काफी लंबे टाइम से थे। अब जो कोर्ट है ना, उसने परमिट दिया कि जो भी इनका लाइफ सिस्टम का सपोर्ट है उसको क्या किया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, हटा लिया जाए, मतलब कि उनको मृत्यु दे दी जाए, इच्छा मृत्यु जिसे हम कहते हैं। अब इस पैसिव यूथनेशिया का डेफिनेशन आप यहां पे लिख सकते हो कि पैसिव यूथनेशिया रेफर्स टू विदहोल्डिंग एंड विदड्रॉइंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ टर्मिनेटली इल पेशेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पैसिव यूथनेशिया है ना, वो रेफर करता है कि आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट को, यानी कि किसी पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उस मेडिकल ट्रीटमेंट को आप उससे वापस ले रहे हो। अब वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, किस पर्सन को नहीं दे रहे हो, जो बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा है, बीमार पड़ गया है और ऐसी बीमारी में है जो कि अब ठीक नहीं हो सकती है।
तो द इशू रेज इंपॉर्टेंट एथिकल, लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन डिबेट इन सोसाइटी, यानी कि ये जो हमारा इशू है जो हम कह रहे हैं पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया का, ये हमारे भारत के अंदर एथिकल, लीगल और ह्यूमैनिटेरियन डिबेट क्या करती है, सोसाइटी के अंदर स्टार्ट करती है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन क्लियर रहा होगा। अगेन बताता हूँ, सुन लेना ध्यान से। देखो, मैं नहीं चाहता कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक सिंगल वर्ड में आपको डाउट हो, ठीक है ना। मेरा यही मोटिव रहता है कि आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो नो मैटर आप ये वीडियो देखो या ना देखो, या मतलब देखना लास्ट तक, लेकिन देखो या ना देखो का मतलब ये पीडीएफ आप पढ़ो ना पढ़ो, आपके दिमाग में कंसेप्ट रहेगा। फिर इसके ऊपर रिपोर्ट भी पूछेगी ना, देन यू आर एबल टू राइट। इसके ऊपर ऐसे पूछेगा ना, यू आर एबल टू राइट। अगर आर्गुमेंट पूछेगी, देन यू आर एबल टू राइट। क्यों? क्योंकि आपने समझा है, आपने रटा नहीं है, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, यही लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैसिव यूथनेशिया जो है वो हरीश राणा को ग्रांट किया है, एक ऐसा पर्सन जो कि वेजिटेटिव स्टेट में था काफी लंबे टाइम से। कोर्ट ने परमिशन दिया कि अब इसके लाइफ को क्या किया जाए, जो भी मेडिकल इश्यूज है और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वो हटा लिए जाए। अब जब हम बात करते हैं पैसिव यूथनेशिया की, तो पैसिव यूथनेशिया होता क्या है, तो जब किसी लंबे टाइम से बीमार व्यक्ति का जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जब उसे वापस ले लिया जाता है एंड उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज पैसिव यूथनेशिया। अब ये जो इशू है वो सोसाइटी के अंदर एथिकल, लीगल और ह्यूमैनिटेरियन डिबेट जो है वो स्टार्ट करता है। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर, यानी कि अगर हम पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में ला रहे हैं तो इसके फेवर में आपको कौन कौन से आर्गुमेंट है जो लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो आप लिख सकते हो वह है राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। दिस इज आप बोल सकते हो पॉइंट जो कि आपके फेवर में जा सकता है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि जो पैसिव यूथनेशिया है ना, ये सपोर्ट करता है आइडिया को, जो कि पर्सन को उसको जीने के साथ साथ मरने का भी क्या करता है, अधिकार देता है। अगर मैं कोई पर्सन की ऐसी बात करूं जो कि लंबे टाइम से बीमार है और वो चाहता है कि वो क्या हो, सम्मानजनक मौत प्राप्त करे, तो उस सम्मानजनक मौत प्राप्त करने का भी क्या है, उसके पास अधिकार है। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब सम्मानजनक मृत्यु पाने का अधिकार एक फेवर पॉइंट बनता है, जहां पर आप लिख सकते हो कि जो पैसिव यूथनेशिया है वो सपोर्ट करता है इस आइडिया को कि अगर कोई पर्सन एक लंबे टाइम से बीमार है, सफरिंग कर रहा है एक बहुत लंबे टाइम से, लंबे दर्द से, तो वो क्या कर सकता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इस रूल का यूज करके, इस चीज का यूज करके वो अपने जीवन को क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। तो पहला आर्गुमेंट तो ये हो गया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो पैसिव यूथनेशिया सपोर्ट द आइडिया दैट अ पर्सन शुड हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी रेदर देन सफर प्रोलॉन्ग पेन, मतलब एक लंबे दर्द को सहने के बजाय वो सम्मान से मरना पसंद करेगा, इसीलिए पैसिव यूथनेशिया को भारत में अलाउ होना चाहिए। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, रिलीफ फ्रॉम द अनबियरेबल सफरिंग। देखो, अनबियरेबल का मतलब है कि कोई ऐसा दर्द जो आप सह नहीं पा रहे हो, है ना, और उस दर्द से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि ये जो हमारा पैसिव यूथनेशिया है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। तो यहां पर लिख सकते हो कि जो पेशेंट है ना विद अ टर्मिनल इलनेस आर इरिवर्सिबल कंडीशन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है, एक ऐसी टर्मिनल इलनेस है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, एंड उसको काफी ज्यादा दर्द भी है, एंड इतने सारे दर्द सहने के बाद, वो एक्सट्रीम सफरिंग सहने के बाद अगर कोई भी चांस नहीं है रिकवरी का, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए पर्सन को, उस दर्द को ना सहे, इसके लिए हम उसे मृत्यु दे सकते हैं, इच्छा मृत्यु, जिसको हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि रिलीफ फ्रॉम द अनबियरेबल सफरिंग, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा दर्द है जो कि आप सह नहीं पाओगे, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये जो पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया है ये अलाउड होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट ऑटोनॉमी। अब देखो, पेशेंट की भी तो अपनी ऑटोनॉमी होती है ना। अगर मान लो कोई बेड रेस्ट पे है, कोई चाह रहा है कोई ऐसा पेशेंट कि उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए, जैसे हर इंसान की अपनी ऑटोनॉमी है, मान लो तुम कुछ सोचते हो तुम कर पाते हो, हम कुछ सोचते हैं हम कर पाते हैं। अगर कोई पर्सन कोई बेड रेस्ट पे है, कोई पेशेंट है, वो कुछ सोच रहा है, तो उसकी ऑटोनॉमी की भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। तो अगर आप किसी को पैसिव यूथनेशिया देते हो, देन इट शोज कि इट रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द पेशेंट हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिसीजन थ्रू अ लिविंग विल आर एडवांस डायरेक्टिव। अब
होता क्या है कि जो जनरली इस कंडीशन में होता है ना, जो इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहा होता है पैसिव यूथनेशिया की, तो वो अनकॉन्शियस होता है। इवन उसके डायपर तक बदलने का भी बोल सकते हो कि दूसरे लोग काम करते हैं, वो खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना, इस कंडीशन में होता है। लेकिन फिर भी कुछ एडवांस डायरेक्टिव होते हैं जिससे पता लगता है कि हाँ उसका कंसेंट है कि नहीं है। तो उस एडवांस डायरेक्टिव को या फिर उसके जो लिविंग विल है उसके थ्रू उसका अगर कोई डिसीजन आता है तो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, उसके इच्छा को पूरा करना, ये भी क्या होता है, एक धर्म होता है। एंड उस धर्म के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए हम पेशेंट की उसको ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, पैसिव यूथनेशिया उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया समझ में आया ना। मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लो कोई पेशेंट है और वो चाहता है कि उसके लाइफ में ऐसी चीजें हों, एंड वो अपने सबकॉन्शियस या फिर किसी भी तरीके से एडवांस डायरेक्टिव से उस चीज को एक्सप्रेस भी करता है, तो हमें उसकी ऑटोनॉमी का ख्याल रखते हुए उसकी विशेष को पूरा करने का हक है। तो दैट इज द लीगल, जो कि हमें कर देना चाहिए पैसिव यूथनेशिया अलाउ। फिर हमारे पास क्या आता है कि रेड्यूस द फाइनेंशियल एंड इमोशनल बर्डन। अब देखो जो ये हमारा यूथनेशिया है ना, ठीक है, पैसिव यूथनेशिया, ये क्या करता है, जो किसी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल एंड इमोशनल बर्डन होता है ना, उसको रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, तो आप देखोगे कि एक बहुत लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट कैन इम्पोज हैवी फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्ट्रेस ऑन फैमिलीज। यानी कि एक बहुत लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, किसी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल एंड इमोशनल क्या कर सकता है, स्ट्रेस ला सकता है। एंड इस स्ट्रेस के वजह से आप देखोगे तो फैमिली का पैसा, आर्थिक कंडीशन जो होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत खराब हो जाती है। एंड फैमिली काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती है उस पर्सन को लेकर के। तो अगर मान लो अगर डॉक्टर को पता लग गया, सोसाइटी को पता लग गया, घर वालों को पता लग गया कि हाँ अब इसके इलाज की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पर्सन सही नहीं हो सकता, देन हम उसको पैसिव यूथनेशिया, एक नेचुरल मौत जो है वो दे सकते हैं जिसमें दर्द ना हो, जिसके वजह से फैमिली उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेगी और उनको ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लंबे टाइम तक नहीं भी रहेगा। तो दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस द फाइनेंशियल एंड इमोशनल बर्डन, सो वी कैन अलाउ द पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है बेटर यूज ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज। देखो बेटर यूज ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज क्या है, हम सब इंडियन हैं, हमें सभी को पता है कि भारत में जो मेडिकल रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड ही है। क्या है, भारत में जो मेडिकल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है। और मान लो कोई ऐसा पेशेंट जिसकी चांसेस रिकवरी की है ही नहीं, ठीक है, उसके ऊपर हम मेडिकल रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं। और कोई ऐसा पर्सन जिसके रिकवरी की चांसेस ज़्यादा है, उसके ऊपर हम मेडिकल रिसोर्सेज को खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इसके वजह से उस पर्सन को बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जिसकी रिकवरी होने की चांसेस है। तो ये क्या करता है कि जो पैसिव यूथनेशिया है, इसके वजह से जो हमारा मेडिकल रिसोर्स है ना वो उन पर्सन के लिए यूज हो सकेगा जिनके रिकवरी के चांसेस हायर हैं, मतलब जो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो हम अपनी बेटर मेडिकल टीम, मेडिकल रिसोर्सेस उन लोगों के ऊपर खर्च कर सकते हैं जिनके रिकवर होने के चांसेस क्या है, अच्छे हैं। तो ये हमारा रीजन बन सकता है बेटर यूज ऑफ मेडिकल रिसोर्सेस की वजह से हम कह सकते हैं कि पैसिव यूथनेशिया को भारत में अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, क्लियर है। फिर मैंने आपको आर्गुमेंट इन फेवर बताया, जहां पर मैंने आपको राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये एक बताया कि सम्मानजनक मरने का अधिकार। फिर आता है कि अगर आपके पास अनबियरेबल सफरिंग है तो उस चीज से आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर आता है कि जो पेशेंट की ऑटोनॉमी है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आता है कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल बर्डन को हम रिड्यूस करते हैं एंड मेडिकल रिसोर्सेज का हम बेटर यूज कर सकेंगे। तो दैट आर द रीजन जिसकी वजह से पैसिव यूथनेशिया को भारत में अलाउ करना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू आर्गुमेंट अगेंस्ट, मतलब कि जो हमारे अगेंस्ट में आर्गुमेंट है ना उनके ऊपर आते हैं। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पता लगेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज का मतलब क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज का मतलब ये है कि अगर मान लो भारत में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया जाए ना, तो इसमें एक रिस्क ये है कि जो हमारे फैमिली मेंबर है ना वो इसका मिसयूज कर सकते हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मान लो किसी घर का कोई बुजुर्ग इंसान है जो कि बीमार पड़ गया, ठीक है। अब बीमार जैसे ही पड़ गया, अब उनको घर वालों को पता लगेगा कि यार इनमें तो पैसा लगेगा। अब इलाज कराने के बजाय उनको लगेगा कि यार क्या करते हैं, चाचा जी की तो उम्र हो गई है, इनकी एज खत्म हो गई है, अब हम करते क्या है ना कि इनको पैसिव यूथनेशिया दे देते हैं, जिसके वजह से ना तो हमारे ऊपर कोई पर्सनल लोड पड़ेगा, ना ही हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो जाएगा। मतलब ये है कि अपना पैसा बचाने के लिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए
पर्सनल मिसयूज किया जा सकता है किसी भी पर्सन के साथ, तो ये एक सबसे बड़ा आपको रिस्क यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इस रिस्क में क्या पता लगेगा कि देयर इज अ रिस्क दैट फैमिली मेंबर में मिसयूज द प्रोविजन फॉर द पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यानी कि इस बोल सकते हो कि जो पैसिव यूथनेशिया का प्रोविजन है ना, इसका मिसयूज किया जा सकता है फैमिली मेंबर के द्वारा। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उनके पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं, और उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, पैसे बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना स्ट्रेस बचाने के लिए वो लोग किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, पैसिव यूथनेशिया का शिकार बना सकते हैं। तो पहला तो ये है कि इसका मिसयूज हो सकता है, एंड इसके वजह से हमें पैसिव यूथनेशिया को भारत में अलाउ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म है, ठीक है ना। तो भारत के बहुत सारे धर्मों के अंदर एथिकल एंड रिलीजियस बिलीफ के अंदर जो ह्यूमन की लाइफ है ना, यानी कि मानव का जो जीवन है, उसे काफी ज्यादा पवित्र माना गया है। और जीवन पवित्र है, और इसको किसी भी तरीके से खत्म करना अनइंटेंशनली क्या है, बुरा है, और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक रिलीजियस फेथ भी है हमारा, जहां पर हमें यह पता लगता है कि रिलीजियस बिलीफ में जो हमारा ह्यूमन का लाइफ है ना, इस लाइफ को हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा लाइफ है काफी ज्यादा पवित्र है, और इसे अनइंटेंशनली या अनइंटेंशनली कह रहा हूं, इंटेंशनली इसे खत्म नहीं करना चाहिए। अगर इंटेंशनली हम इसे खत्म करते हैं तो ये गलत चीज है। तो जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है उनके हिसाब से कह सकते हो कि पैसिव यूथनेशिया सही नहीं है, क्योंकि आप भगवान के मर्जी के बिना किसी पर्सन को मार रहे हो, है ना। तो भगवान के मर्जी के बिना मार रहे हो, इंटेंशनली किसी को मार रहे हो, तो दैट इज अ क्राइम, ठीक है। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो यहां पर ये चीज आती है। फिर आती है मेडिकल एथिक्स। अब मेडिकल एथिक्स क्या है? अगर मान लो आप डॉक्टर हो, तो एक डॉक्टर कभी भी किसी पर्सन को मारने के लिए काम नहीं करता है ना। डॉक्टर का काम क्या होता है कि किसी पर्सन की लाइफ को सेव करे। तो मेडिकल एथिक्स ये कहते हैं कि जो हमारा ये काम है ना, इस काम के अंदर हम क्या नहीं करते, किसी पर्सन को मारते नहीं हैं, बल्कि पर्सन को बचाते हैं, सेव करते हैं। तो डॉक्टर आर ट्रेन टू सेव द लाइफ, यानी कि डॉक्टर को जीवन बचाने के लिए ट्रेन किया गया है, न कि इनको डेथ देने के लिए, है ना। तो मतलब डॉक्टर जो है उनको जीवन बचाने के लिए ट्रेन किया गया है, उनको मरने देने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। तो जब भी ये बात आती है ना कि जहां पर डॉक्टर पैसिव यूथनेशिया ग्रांट करता है, वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है देयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, कि क्या इनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये जानबूझ के किसी पर्सन को मृत्यु दे सकते हैं, जबकि इनका काम है कि उस पर्सन को बचाना। तो दैट इज द मेडिकल एथिक्स, जहां पर डॉक्टर को ये बोला गया होता है कि आपको लाइफ सेव करनी है, न कि किसी की लाइफ लेनी है। तो दैट इज द थिंग जिसके वजह से कह सकते हो कि यहाँ पर मेडिकल एथिक्स जो है ना, उसका हनन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट हो रहा है। तो इसके वजह से हम पैसिव यूथनेशिया को भारत में ग्रांट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है रिस्क ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस। देखो रिस्क ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस में क्या होता है, जैसे आप अभी यूपी का एक केस ले लो। यूपी में क्या हुआ था ना कि एक महिला थी अभी, उसने क्या किया था, जैसे किचन में काम कर रही थी एंड वो गिर गई। तो गिरने के बाद ना उसके सिर में चोट लग गई, एंड जब उसे डॉक्टर के पास ले गया गया तो उसकी हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन उसकी सांस वास नहीं आ रही थी, एंड डॉक्टर डिक्लेयर्ड हर डेड, मतलब डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर किया, अब क्या हुआ कि वहां से एम्बुलेंस बुक करा गया, एंड एम्बुलेंस बुक करके वापस से सारे लोग घर आने लगे, और जो घर है वहां पर फोन करके कह दिया कि आंटी जी जो है उनकी डेथ हो गई है, तो आप लोग जो बोल सकते हो ना कि फाइनल रिचुअल्स होते हैं उनके लिए आप क्या करो, तैयारी करो। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो हमारी बोल सकते हो कि एम्बुलेंस है ना, जब एम्बुलेंस चल रही थी तो वो सड़क पर बने गड्ढे में उसका पहिया जो है वो गिरा। अब सड़क पे जब गड्ढा था उसमें जब पहिया गिरा तो अचानक से जर्क आएगा। अब उस जर्क के वजह से जो आंटी जी है ना, उनकी सांस आने लगी। फिर नियर बाई हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया, एंड एक दिन में वो बिल्कुल मतलब 100% फिट एंड फाइन हो गई। तो कई बार होता क्या है, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जो डॉक्टर है ना, वो भी कई बार रॉन्ग डायग्नोसिस कर लेता है। कई बार वो गलती से बता देता है कि पर्सन डेड हो गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है। तो उस रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से ऐसा ना हो जाए कि एक पर्सन जो कि सही हो सकता था, रिकवर हो सकता था, लेकिन डायग्नोसिस रॉन्ग हो गई, तो उस पर्सन को क्या कर दिया गया, हमने पैसिव यूथनेशिया देके उसकी जीवन ही खत्म कर दी। तो दैट कैन बी अ रिस्क जो कि यहाँ पर इंपोज होता है। तो आप लिख सकते हो कि देयर हैव बीन केसेस वेयर पेशेंट
अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, है ना, कि कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर पेशेंट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है मेडिकल प्रेडिक्शन कैन सम टाइम बी इनकरेक्ट। और ये बताता है कि ये जो चीज़ है ना, इससे आपको ये पता लगता है कि जो मेडिकल के आपके प्रेडिक्शंस हैं वो कभी कभी गलत भी होते हैं। तो इसलिए मेडिकल के प्रेडिक्शन पे हम क्यों भरोसा करें, अगर मान लो वो गलत हो जाएगा तो किसी ऐसे पर्सन की जान चली जाएगी जो कि एक्चुअल में जिंदा रह सकता था, है ना। तो रिस्क ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस आपको यहाँ पर पता लगेगा, जो कि आप इसके अगेंस्ट में लिख सकते हो। फिर हमारे पास क्या आता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन पेशेंट। अब इसमें क्या होता है कि मान लो किसी पेशेंट को आपने भर्ती कर दिया, अब उस पेशेंट को ये लग रहा है कि यार उसके पापा गरीब हैं, उसके मम्मी का जो जमीन वमीन है सब बिक गया उसके इलाज में। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जब बनेगा पेशेंट के ऊपर ना, तो पेशेंट क्या करेगा, सोचेगा यार मैं तो मर ही रहा हूँ और मेरे घर का इतना पैसा मेरे पे खर्च हो रहा है। तो वो डॉक्टर को कहेगा कि ठीक है सोचो, अब इनका पैसा ना लगे, आप मेरे को इच्छा मृत्यु दे दो, मेरे को पैसिव यूथनेशिया दे दो। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके लोग हैं, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो कि सीरियसली इल है, वो ऐसा फील कर सकता है कि वो अपने फैमिली के ऊपर एक बर्डन बन गया है। तो वो चूज कर सकता है यूथनेशिया को ड्यू टू द इमोशनल प्रेशर, क्योंकि वो इमोशनली उस टाइम पर प्रेशराइज होगा, उसे लग रहा होगा कि उसके वजह से उसके घर वालों का पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, सब लोग परेशान हैं, तो मे भी वो पैसिव यूथनेशिया की तरफ जा सकता है। तो दैट इज द थिंग जो कि इसके अगेंस्ट में जाती है, और ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगेंस्ट के पॉइंट क्या थे, पहला तो इस चीज का मिसयूज किया जा सकता है फॉर द पर्सनल एंड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फिर आती है कि जो हमारे धर्म है, धर्म के अंदर जीवन को काफी ज्यादा पवित्र बताया गया है, और जीवन खत्म करना मत इंटेंशनली मतलब कि पाप है, और इस पाप को तो नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द अगेंस्ट पॉइंट जो कि जाता है। फिर आता है मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स ये कहता है कि डॉक्टर ट्रेन किए गए हैं जान बचाने के लिए, न कि जान लेने के लिए। फिर आते हैं रिस्क ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस, कि अगर मान लो गलत तरीके से डायग्नोसिस हो गया तो इसका भी रिस्क है। फिर आता है साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन पेशेंट, यानी कि पेशेंट के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बन सकता है और वो हो सकता है कि इस यूथनेशिया को चूज कर ले। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, कि कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। देखो, पैसिव यूथनेशिया इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। पैसिव यूथनेशिया इतना सिंपल नहीं है जितना हमें समझ में आता है। इसके अंदर एथिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व है। व्हाइल इट सपोर्ट डिग्निटी एंड रिलीफ, हालांकि अगर आप देखोगे तो ये डिग्निटी और रिलीफ को सपोर्ट करता है फ्रॉम सफरिंग, स्ट्रिक्ट सेफगार्ड एंड क्लियर लीगल प्रोसीजर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट मिसयूज एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पैसिव यूथनेशिया है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। हालांकि इसके अंदर एथिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये किसी पर्सन को रिलीफ देता है, एक डिग्निटी पूर्ण यानी कि एक सम्मान भरा मौत भी देता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सफरिंग और स्ट्रिक्ट सेफ गार्डिंग भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक लीगल प्रोसीजर फॉलो हो और जो हमारे वल्नरेबल इंडिविजुअल है वो इन चीज़ों से और इसके मिसयूज से बच सके। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था हमारा आर्ग्यूमेंट जो कि हमने पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया के ऊपर देखा। मैंने ट्राई किया आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताने के लिए, एंड आई नो कि मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ पढ़नी है तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो। इसके लिए क्या करोगे कि आप टेलीग्राम पर जाओगे, जो कि है @CAPF, और ऐसे अंडरस्कोर लिखना और फिर यहाँ पे लिखना AC और ये लिख देना 2026। इस टेलीग्राम के ऊपर जब आओगे तो वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया रहूँगा, इसे आप पढ़ सकते हो। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो, जो भी आप जिनके साथ पढ़ते हो, है ना। तो जो भी आपके CAPF के एस्पायरेंट है उनको आप ये शेयर करो, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके कि अगर एग्जाम के अंदर पैसिव यूथनेशिया पर क्वेश्चन आता है देन हाउ दे कैन राइट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड व्हाट यू फील अबाउट पैसिव यूथनेशिया। ठीक है ना, आपके भी व्यूज में जानना चाहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।